नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज में शहर का बुनियादी ढांचा किस कदर जर्जर हो चुका है, इसका अंदाजा राष्ट्रीय राजधानी में सिर्फ आधे घंटे की बारिश हो जाने पर लगाया जा सकता है। दिल्ली में जरा सी बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, क्योंकि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी शासित एमसीडी हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। मगर यह आराम तलबी अब लोगों के जीवन पर भारी पड़ने लगी है। अभी पिछले सप्ताह दिल्ली के पटेल नगर में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 26 वर्षीय छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। अब ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि 3 छात्रों की मौत हो गई। देश की राजधानी में हुए इतने बड़े हादसे से कई सवाल उपजे हैं। सवाल उठता है कि बेसमेंट में कोचिंग कराने की अनुमति कैसे दे दी गई? यदि बेसमेंट को गोदाम बनाने की अनुमति ली गई थी तो वहां कोचिंग दी जा रही थी, तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई? दिल्ली में मॉनसून से पहले सारी तैयारियां पूरी करने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार और एमसीडी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आधे घंटे की बरसात में ही दिल्ली की सड़कें नदी और नाले का रूप क्यों ले लेती हैं। देखा जाए तो अलग तरह की राजनीति करने का वादा करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की नाकामी ने दिल्ली को स्लम में बदल कर रख दिया है। पूरे देश से छात्र अपने उज्जवल भविष्य का सपना लेकर पढ़ाई करने दिल्ली आते हैं, मगर उन्हें यहाँ जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। सवाल उठता है कि इन घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोचिंग सेंटर के मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया गया, मगर क्या स्थानीय पार्षद और विधायक को उनकी जिम्मेदारी से बचने दिया जा सकता है? कोचिंग सेंटर के बाहर जो छात्र दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा उनकी मांगों को सुनेंगे तो आप भी काम धाम छोड़कर प्रदर्शन पर उतर आएंगे। आप देखेंगे आसपास पे कोई एमसीडी ने एक्शन लिया है। आप देख रहे रास्ते कैसे हैं। अगर फिर से बारिश हो जाएगा फिर से वही सिचुएशन आएगा। ड्रेनेज कोई भी क्लीन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और जो राउस का स्टेटमेंट भी आया है, हमारे हाथ में ही पड़ा इंस्टीट्यूशन का कोई कॉम्पनसेशन। आप दुखी है, सब लोग दुखी हैं, सब दुखी है, क्यों नहीं कोई दुखी होगा? किसी फैमिली ने अपने बच्चा खोया है, बट आपने कॉम्पनसेशन का कहाँ बात किया है? एक्चुअली में तो वो बात है ना, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहा अपोलोजाइज कब किया है कि वी आर सॉरी, इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ वी विल कॉम्पनसेट फॉर द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। कहाँ लिखा है आपने? बच्चों को इतना, जो आउट स्टेशन बच्चा होता है उसके पेरेंट्स उसको इतना ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे। बट यहाँ पर इतना मिसट्रीट हुआ जाता है लैंडलॉर्ड्स द्वारा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा। सॉरी बोल के क्या होगा कि मतलब ठीक है गलती हो गया, हम मानते हैं, वी वेरी सैड अबाउट इट, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। वी विल डिमांड फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि कल कोई भी हो सकता है। तो इनके इंसिडेंट से पहले 2 दिन पहले एक और हमारे साथी थे जिनके साथ सेम इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक से। वो भी मेंस दिख रहे थे, ये भी मेंस दिख रहे थे। तो उनके साथ ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ना। हमें चलते हुए अब डर लग रहा है, किसी वायर को टच कर लिया, कल दिन हम होंगे उनमें से। वो हम बात कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हम लोगों से बात करिए। हम लोग यहाँ पर पूरे साल रहते हैं, पॉलिटिशियंस 2 मिनट आते हैं, अपने बाइट देते हैं और चले जाते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हम पूरे साल रहते हैं। आप हमसे बात करिए। आप बात करने ही नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आप स्टूडेंट्स का डिमांड तभी जान पाएंगे ना जब आप हमारे बीच में आएंगे। हम यहाँ पे पिछले 2 दिन से बैठे, मेरा नाम साहिल नाम है। हम पिछले 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑफिशियल हमसे मिलने नहीं एमसीडी का। आप देख सकते हैं हर जगह गंदगी है। अभी मौसम अच्छा हो रहा है, अगर आधे घंटे 1 घंटे की बारिश हो जाए आपको भी हालत दिख जाएगी, कितना पानी भर जाता है यहाँ पे, पूरा वाटर लॉगिंग हो जाएगा। हमारी डिमांड हमने लिखा था, उनको डिमांड कल से डीसीपी साहब को हम शाम से दे चुके हैं कि हमारी डिमांड थी जिन जिन कैजुअलिटीज जिन्हें पता चले, जो लोग इंजर्ड थे उनके बारे में पता चले, कहाँ पे किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या कुछ है, एफआईआर की हमें कॉपी मिले, क्या एक्शन है। अभी जो कंडोलेंस लेटर इन्होंने निकाला गया है इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वी आर सैड। उन्होंने कुछ अपोलाइज नहीं करा कि हमारी गलती है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो। दूसरी बात, कोई कंपनसेशन की बात नहीं करी। हमने डिमांड में सब लिखा है कंपनसेशन मिलना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ फॉर कैजुअलिटीज, और जो इंजर्ड उनको 50 लाख तो उनको मिलना चाहिए, राइट है। दूसरा हमने बोला कि सीवेज की दिक्कत यहाँ पे बहुत रहती है, इलेक्ट्रिक वायर्स की। ना ही तो सीवेज का कोई काम कर रहा है एमसीडी, ना ही कोई इलेक्ट्रिक वायर्स पे कोई काम हो रहा है। बेसमेंट में हर जगह लाइब्रेरी है। मान लो आज यहाँ पे हादसा हुआ है, कल किसी और लाइब्रेरी में पाना भर जाए। बारिश तो होगी, मानसून आ रखा है, हर साल आता है, लोग को पता नहीं, हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हर बार बारिश में ये दिक्कत होता है। ये बड़ा बाजार रोड का, इसको बड़ा बाजार रोड बोलते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर में। आगे जो चौक है ना, हर साल बारिश में पानी भर जाता है यहाँ पे। जो लोकल उससे पूछ लो, रिक्शा वाले, कई ऐसी जगह यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, इसका कोई समाधान नहीं होगा जब तक एमसीडी से। तो हम कैसे हमारी लाइफ को सेफ समझो, इतनी दूर से आ रहा है, पेरेंट्स ने हमें भेज रखा है यहाँ पे, तो कोई बेनिफिट है हमारे यहाँ पे? इतना किराया ले रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, हमें फैसिलिटीज तो नहीं मिल रही ना यहाँ पे, ना इसके लिए कोई अकाउंटेबल हो रहा है, कोई आए नहीं राम से मिलने। वी हैव रेज्ड आवर डिमांड्स, वी हैव गिवन देम टाइमलाइन फॉर द डिमांड्स। हमारी डिमांड जैसे कि उन्होंने बताया, हमारी 6 डिमांड्स है। हमें प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए ऑफ द सर्वाइवर्स। वी ऑल्सो वांट द डिटेल्स ऑफ द डिजीज्ड। We also want copy of the FIR. We also want an independent judicial inquiry to be against all the culprits.
and we want this issue to not be repeated again. We do not want any more dead bodies, and we should take this as a wake up call that इसके रिगार्डिंग कुछ तो एक्शन या रेजोल्यूशन लिया जाए. पटेल नगर की डेथ वाज नॉट इनफ, दिस डेथ इज नॉट इनफ, व्हेन विल वी टेक एक्शन. हमने कल डीसीपी से बात की, हमने हमारी डिमांड्स उनके अगेंस्ट रखी है. हमने उन्हें आज 12 नून का टाइम दिया है ये डिमांड्स का फुलफिलमेंट करने का. एज एंड व्हेन दैट हैपेंस वी विल अपडेट. ये एक्चुअली इशू ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे मैं अगर किसी बिल्डिंग में रह रहा हूँ तो उसकी पूरी बिल्डिंग की एंट्री और एग्जिट जो है वो बायोमेट्रिक से कंट्रोल होती है. तो उसमें कैसे है कि, और हमारा मतलब कंसर्न ये है कि अगर सपोज कुछ इमरजेंसी हो जाती है, आग लग जाती है या कैसे भी कुछ कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो पूरे बिल्डिंग में कोई भी बालकनी नहीं है, कोई बिल्डिंग में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि अगर हम लोग किसी को इमरजेंसी नंबर पे कॉल करते हैं, कोई आता है कि हम लोग को रेस्क्यू कर लो, तो रेस्क्यू करने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. क्योंकि इमरजेंसी की वजह से कि अगर वो गेट के पास कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग अगर ऊपर हैं तो हम लोग नीचे आ नहीं सकते, और अगर कोई बाहर है तो वो अंदर आ नहीं सकता क्योंकि बायोमेट्रिक की वजह से वो लॉक हो गया है. तो मेरा ये मतलब कंसर्न था कि अगर कोई किसी बिल्डिंग में कोई बालकनी नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है, और एंट्री एग्जिट एक बायोमेट्रिक से कंट्रोल होता है, तो अगर वो बायोमेट्रिक खराब हो जाता है तो हमारी लाइफ का या फिर हमारी किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा. तो वो तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम करने आ रही है कि उसने ठीक से काम नहीं किया, बट वो तो ये देखेगी ना कि अगर किसी बिल्डिंग में आए कि हम इसमें जाके बचा कैसे सकते हैं. तो अगर ना बालकनी है ना कुछ है तो उनके पास यही है कि फिर दीवार तोड़ो. तो दीवार तोड़ने में तो फिर जहां तक हम लोगों ने इसमें अभी न्यूज़ में सुना कि इसमें 2 या 3 मिनट की वजह से बच्चों की डेथ हो गई. तो दीवार तोड़ने में फिर किसी को रेस्क्यू करके निकालने में तो फिर ये तो मतलब डेथ्स ही हो सकती हैं. तो वही है कि बायोमेट्रिक ऐसा बोलते हैं कि उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं कि अगर कि आप सेफ रहेगा कि उसके अलावा कोई एंट्री नहीं कर सकता, तो उसके फायदे के साथ साथ इतने ज्यादा नुकसान है कि जो कि कभी भी हो सकता है. और जैसा हम लोगों ने इसमें देख लिया कि एक्सीडेंट इंसिडेंट किसी भी टाइम पे कभी भी हो जा रहा है. ये जैसे मैं जिस बिल्डिंग में हूँ वहाँ पे तो है ही बिल्डिंग में, और जैसे जहाँ पे रहता हूँ, और यहाँ पे मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर में मोस्ट ऑफ द जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, मतलब मैं एग्जैक्ट काउंट तो नहीं बता सकता, बट 70-75% जितनी लाइब्रेरीज हैं सबकी एंट्री एग्जिट जो है वो बायोमेट्रिक से कंट्रोल होती है. और लाइब्रेरी सारी की सारी बेसमेंट में है. तो अब यहाँ पे बच्चों का ये इशू है कि ये जो बेसमेंट की वजह से हो गया है तो बच्चे लाइब्रेरी में कैसे जाएं. रूम्स में इन द सेंस की फ्लोर पे है, जैसे पूरी बिल्डिंग की एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है वहाँ पे है. तो अगर फ्लोर 4 हैं तो एंट्री एग्जिट एक ही हो गया. बट कुछ बिल्डिंग्स हैं जिसमें बालकनी है तो उसमें सेफ है कि चलो अगर कुछ हो गया तो बच्चे बालकनी में आ गए या रेस्क्यू हो गया. बट जिस बिल्डिंग में बालकनी नहीं है, कोई भी एग्जिट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, तो उनका फिर क्या होगा. बायोमेट्रिक है बट उसका कोई प्रॉपर एफिशिएंसी यूज नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजास्टर हुआ, और बेसिकली मैं कई सारी वीडियोस देख रहा था, उसमें कोई भी एक न्यूज मतलब एक इन्फॉर्मेशन वो बता नहीं रहा था. जो कल इंसिडेंट हुआ है ना, उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम ये थी बायोमेट्रिक तो था बट वो ब्लॉक्ड हो गया. अब बच्चे बाहर नहीं निकल पाए. लेकिन ये इंसिडेंट को मतलब हम बच सकते थे इससे. एक प्रॉब्लम ये है कि जो सर्विस लेन है ना, बैक साइड में जितने भी बिल्डिंग्स बड़ी हैं उसमें सर्विस लेन है, वहाँ पे कोई एग्जिट नहीं है. इन केस अगर बायोमेट्रिक तुमने लगा रखा है हमारी सेफ्टी के लिए, वो ठीक है, बट यही हमारी सेफ्टी एक सबसे बड़ा कंसर्न बन गया था इस इंसिडेंट में. तो सबसे पहली चीज तो बायोमेट्रिक लगाओ, लेकिन बायोमेट्रिक के साथ साथ उसका एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक है जो मैग्नेटिक फोर्स है, अब नॉर्मल बंदा धक्का देके नहीं तोड़ सकता, उसको नहीं कर सकता. तो जब भी कोई डिजास्टर हुआ तो नहीं सामने वाला बंदा अंदर आएगा ना अंदर वाला बंदा बाहर जा सकता है, वहीं पे ब्लॉक हो जाते हैं वो. ठीक है, तो बायोमेट्रिक लगाओ, लेकिन साथ में अल्टरनेटिव भी होना चाहिए. बेस्ट अल्टरनेटिव ये है कि जो सर्विस लेने हैं, जो बैक साइड है बिल्डिंग का, वहाँ पे एक ना एक तो एग्जिट पॉइंट होना ही चाहिए. तो क्या यहाँ पर ऐसा नहीं है? यहाँ पे मोस्टली जो सर्विस लेन है वहाँ पे एग्जिट पॉइंट नहीं है. जैसे जो इफ आई टेक द नेम राव IAS, जो कल जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे यही सबसे बड़ा इशू था कि वहाँ पे एग्जिट सर्विस लेन में एग्जिट नहीं था. सेकंड, जो अदर जैसे इस जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ उसके बगल में एक सर्विस इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके बगल में सर्विस लेन है. बट वो सर्विस, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो 2 साल से ब्लॉक थी. रिसेंटली उसको अभी खोला है, बट वो सर्विस लेन की जो मतलब विड्थ है वो कितनी है? सिर्फ इतनी होगी. अब ये बताओ, अगर भगदड़ मचती है तो इस इतनी सी विड्थ में कैसे बंदा निकलेगा? इस बीच दिल्ली नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नगर निगम की एक टीम रविवार को ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से संचालित कई कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील करने पहुंची. रविवार देर रात तक जारी कार्रवाई के दौरान करीब 13 कोचिंग सेंटर सील किए गए. इनमें IAS गुरुकुल, चहल अकादमी, प्लूटस अकादमी, साइड ट्रेडिंग IAS सेतु, टॉपर्स अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली IAS, करियर पावर, 99 नोट्स,
विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस और ईजी फॉर आईएएस शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि ये कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में संचालित हो रहे थे और उन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया तथा नोटिस चस्पा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एमसीडी ने पिछले साल मुखर्जी नगर में एक संस्थान में भीषण आग लगने के बाद ऐसे कोचिंग केंद्रों का सर्वेक्षण किया था। हम आपको यह भी बता दें कि इस मामले की जांच में संकेत मिले हैं कि इमारत के मालिक और नगर निगम के अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ घटना की जांच के लिए कई टीमें गठित की हैं। पुलिस ने राव आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि पूरी घटना की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। हमने दिल्ली दमकल सेवा से उस इमारत और बेसमेंट के बारे में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है जिसका उपयोग एक पुस्तकालय के रूप में किया जा रहा था, लेकिन उसे भंडार कक्ष बताया गया था। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम को भारी बारिश के कारण बेसमेंट में पानी घुसने से 35 से अधिक लोग फंस गए थे, जिनमें छात्र और कोचिंग सेंटर के कर्मचारी भी शामिल थे। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार बेसमेंट का गेट बंद था, लेकिन अंदर घुसे बारिश के पानी के तेज बहाव के कारण वह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने कहा है कि हम घटनाक्रम का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हम उन लोगों की पहचान करेंगे जो घटना के दौरान संस्थान के करीब खड़े थे और फिर उनके बयान दर्ज करेंगे। पुलिस ने अब तक कम से कम 6 छात्रों के बयान दर्ज किए हैं जो बेसमेंट में फंसे थे लेकिन समय रहते बाहर निकल आए। इनमें से कुछ को दूसरे छात्रों और स्थानीय लोगों ने बचाया था। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक की जांच में घटना के 2 मुख्य कारण सामने आए हैं। पहला, नगर निगम ने मानसून आने से पहले सड़क किनारे के नाले को साफ नहीं किया और दूसरा, बेसमेंट में पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं था और वहां अवैध रूप से लाइब्रेरी बनाई गई थी। यह भी संदेह है कि लाइब्रेरी में पानी घुसने के कारण प्रवेश द्वार पर लगा बायोमेट्रिक सिस्टम जाम हो गया, जिससे छात्र बेसमेंट में फंस गए। अधिकारी ने कहा कि समय पर नाला साफ न होने के कारण जानने के लिए पुलिस नगर निगम के अधिकारियों को बुला सकती है। इस बीच पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा है कि हमने राजेंद्र नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, 106(1) यानी जल्दबाजी या लापरवाही में किए कार्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता, 115(2) यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा, 290 यानी इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने के संबंध में लापरवाही और धारा 35 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि अब तक 2 लोगों, कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि कोचिंग सेंटर का मालिक घटना के समय वहां मौजूद था और वह बेसमेंट में पुस्तकालय चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर सका। मालिक ने यह भी स्वीकार किया कि बेसमेंट में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि बेसमेंट में पानी भरने की सूचना पीसीआर को मिलने के बाद सहायक उप महानिरीक्षक वीरेंद्र को मौके पर भेजा गया था। इसमें कहा गया है कि एएसआई ने देखा कि इलाके में पानी भरा हुआ है और पार्किंग क्षेत्र में 3 फुट तक पानी भर गया है। उन्होंने तुरंत राजेंद्र नगर थाना प्रभारी को सूचित किया। साथ ही अग्निशमन विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को भी घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में मारे गए छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की श्रेया यादव, तेलंगाना की तानिया सोनी और केरल के एर्नाकुलम के नवीन दलविन के रूप में की गई है। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो रहे एक वीडियो में कथित तौर पर दिखाया गया है कि बेसमेंट में स्थित पुस्तकालय में पानी प्रवेश कर रहा है और कुछ विद्यार्थी सीढ़ियों से भाग रहे हैं। जहां तक मारे गए 3 छात्रों की बात है तो आपको बता दें कि इनमें शामिल दोनों छात्राओं में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तो दूसरी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। जान गंवाने वाला तीसरा छात्र केरल के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी का बेटा था। तेलंगाना से आई 21 वर्षीय तानिया सोनी बिहार के औरंगाबाद की मूल निवासी थी और दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा थी। वह डीयू के महाराजा अग्रसेन कॉलेज के महिला छात्रावास में रह रही थी और 1.5 महीने पहले ही उन्होंने कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया था। तानिया के पिता तेलंगाना में एक खनन कंपनी में काम करते हैं और उनके भाई और एक बहन है। रविवार को उसके माता पिता आरएमएल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए उसका शव औरंगाबाद ले गए। तानिया के पिता विजय कुमार ने बताया है कि उनकी बेटी राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक करने के बाद पिछले 1 महीने से कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने कहा, तानिया ने दिल्ली में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और वहीं यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बचपन से ही उसका सपना यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाना था। उन्होंने बताया कि परिवार लखनऊ जाने वाली ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तभी उन्हें तानिया की मौत की खबर मिली। विजय कुमार ने कहा, तानिया की मौत के बारे में सूचना मिलने के बाद हम नागपुर में उतर गए और दिल्ली के लिए उड़ान भरी। विजय कुमार पिछले 25 वर्षों से तेलंगाना में सरकारी कंपनी सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी लिमिटेड में काम कर रहे हैं। वे वर्तमान में
SCCL में उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और उनका परिवार मंचेरियल में रहता है। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रविवार को तान्या सोनी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं केरल के एर्नाकुलम के 29 वर्षीय नवीन दलविन JNU से PhD कर रहे थे। उन्होंने 8 महीने पहले कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया था। वह वसंत कुंज इलाके में विश्वविद्यालय के पास ही किराए के मकान में रह रहे थे। केरल में नवीन के माता पिता को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है और जल्द ही उनके दिल्ली आने की उम्मीद है। नवीन के पिता केरल में पुलिस उपाधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और उनकी मां प्रोफेसर हैं। नवीन की एक बहन भी है। नवीन के दोस्त ने उसे एक मेहनती छात्र बताया। वह 2017 में MA की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली आया था। पुलिस के अनुसार नवीन सेंटर का पूर्णकालिक छात्र नहीं था। वह अक्सर किताबें पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाता था। हादसे में जान गंवाने वाली तीसरी छात्रा श्रेया यादव उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की मूल निवासी थी। वह पहले पश्चिमी दिल्ली के शादीपुर इलाके में एक छात्रावास में रहती थी और उन्होंने 2 महीने पहले कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया था। श्रेया ने उत्तर प्रदेश के कॉलेज से BSc की पढ़ाई की थी। उनके एक रिश्तेदार धर्मेंद्र यादव ने कहा कि श्रेया अप्रैल में दिल्ली आई थी और मई में कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया था। उनके पिता की उत्तर प्रदेश में डेयरी की दुकान है और उनके 2 छोटे भाई हैं। उनके पिता ही RML अस्पताल आए और पोस्टमार्टम के बाद शव घर ले गए। उनके घर वालों ने इस संबंध में सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम लोग RML से तकरीबन 2:30 बजे निकल गए थे पोस्टमार्टम के बाद और एम्बुलेंस से वो लोग थे और दूसरी गाड़ी में हम लोग थे। पूरे रास्ते में कोई नहीं किसी तरह की असुविधा नहीं हुई और यहाँ अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर पहुँचने के बाद दवाना के SHO साहब थे। उसके बाद लगभग के जो SHO थे वो था तो 3:30 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि आपके परिवार के साथ सरकार और प्रशासन खड़ा है, आपको जैसे भी मदद चाहिए वो देगा। क्या मदद चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करता हूँ कि दुख की इस घड़ी में हमारे साथ हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। मुखिया होने के नाते वो हमारे साथ हैं, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं, जो हादसे होते हैं, इसमें आप ऐसे समझिए कि हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग करते हैं, इसमें 2 पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। एक तो हम लोग हैं कि अपने बच्चों पर सारा कुछ लगाते हैं, हमें इस उम्मीद के साथ लगाते हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए, तो हम अपनी पीढ़ी का जो भी पूंजी होती है, जो भी कमाई होती है, सब बच्चे पर लगा देते हैं। और ऐसे हादसे में अगर 25 साल का कोई बच्चा अपनी जान गंवा देता है तो ये उसकी पीढ़ी हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह घटनाएँ रोकी जाएँ, प्रशासन कुछ इस तरह का काम करे। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कुछ इस पर ठोस काम हो। और जो कोचिंग संचालक है उस पर कम से कम, ये हादसा तो नहीं कह सकते आप, ये हत्या है, तो उस पर हत्या का मुकदमा जरूर रखना चाहिए। इस बीच इस हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इस घटना के लिए आम आदमी पार्टी और उसके नेतृत्व वाली दिल्ली नगर निगम और सरकार पर हमला बोला है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि विपक्षी दल 15 साल तक नगर निगम में सत्ता में रही और उसने शहर की जल निकासी व्यवस्था को हमेशा नजरअंदाज किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।